अब सवाल उठता है कि जीएसटी किस किस पे लगेगा। आई थिंक अगर हम कहते हैं कि जीएसटी किस किस पे नहीं लगेगा तो वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि जनरली जीएसटी हर चीज़ पे लगेगा, हर गुड्स पे, हर सर्विसेज पे लगेगा। और अगर हम उनकी ही लैंग्वेज में बात करें तो चाहे वो सेल हो, चाहे वो लीज हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, चाहे वो बार्टर हो, आप कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, बार्टर करते हैं, वहाँ भी लग जाएगा। एक्सचेंज करते हैं, लाइसेंस अगर कोई आप देते हैं, आप रेंट पे कोई देते हैं इक्विपमेंट, तो इन ट्रांसफ़र करते हैं कोई चीज़, सभी चीज़ों के ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। और ज़्यादातर केसेस में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे करी नहीं करी, आपने कुछ मनी या मनीज वर्थ आपने क्या करेंसी में पेमेंट करी, या कुछ उसको कुछ चीज़ एक्सचेंज कर ली, या कुछ उससे अदल बदल कर ली, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो हो या ना, कि अगर आपने किसी को कुछ चीज़ बिना पैसे के लिए भी दे दी, कोई सर्विस आपने जानकार को दे दी, अगर आपका टेंट का काम है और आपने किसी दोस्त के लिए छोटा सा टेंट लगा दिया, उसका घर में कोई फंक्शन था, हो सकता है उसके ग्रैंडसन का कोई बर्थडे वगैरह हो, तो उसके लिए आपने अगर टेंट लगा दिया और उसके लिए आपने चार्ज नहीं किया तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी के प्रेजेंट रिजीम में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये डिटेल्ड एक आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या टैक्सेबल है और क्या टैक्सेबल नहीं है। सर्विसेज भी इसमें सारी आ जाएंगी, डिस्पोजल है, तो उस तकरीबन सारी चीज़ें ही टैक्सेबल होंगी। तो एक प्रिजम्पशन आप ले सकते हैं कि हर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगी। कुछ ही केसेस होंगे जहां टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कब ये गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हुई और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये देखने के लिए कि जो आपका टैक्स लगेगा या टैक्स आपको देना है वो कब आपको देना है, उसके लिए ये टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, दो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं ये? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर। ये दो इंपॉर्टेंट डेट हैं। और अगर एक एग्जांपल लें तो समझ लीजिए कि आपने इनवॉइस इशू करी 1 जुलाई 2017 को और जो पेमेंट आई आपको 28 जुलाई 2017 को, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? तो इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और उस डेट को आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी टैक्स देने की उस डेट को आ जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि भाई गुड सप्लाई भी हो गई या सर्विसेज रेंडर भी हो गई, लेकिन ना तो इनवॉइस इशू किया गया किसी भी वजह से, जानबूझ के नहीं किया या कोई रीजन रहा होगा, आपस में कुछ बातचीत चल रही है रेट का, शायद कुछ डिस्कशन चल रहा है फाइनल रेट का, या कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हो सकता है कि आपने इनवॉइस इशू ना करी हो, ना सामने वाले ने पेमेंट की, लेकिन डिपार्टमेंट इसमें नहीं चाहता कि इंडेफिनेटली ये काम होता रहे। वो चाहते हैं कि एक फिक्स्ड मियाद के बाद कोई एक टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए जिसके बाद आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप अपने इनवॉइस जब मन में आए आप इशू करें, या आपकी जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो जब आपको कन्वीनियंट हो कर लीजिए, लेकिन भाई हमें टैक्स दे दीजिए टाइम पे। तो ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन आगे स्पेसिफाई हो जाएगा। तो अगर ये दोनों काम नहीं होते, डेट ऑफ ना इनवॉइस इशू होती ना पेमेंट की जाती, तो उस केस में एक फिक्स पीरियड के बाद, लेट से 6 महीने के बाद आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये डिसाइड होगा कि ये डेट कौन सी होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कहां गुड्स सप्लाई की गई। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स के केस में ये अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर इनको समराइज करें तो हम देखें कि जहां भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होती हैं, अगर सप्लाई के लिए कुछ सामान एक स्थान से या एक प्लेस से दूसरी की तरफ भेजा जाता है सप्लाई करने के लिए, गाड़ी भी हो सकती है, आपकी मशीनरी हो सकती है, आपकी कोई भी सामान है, अगर वो सप्लाई के लिए उसकी मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मतलब जहां आपका खत्म होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां से सामने वाले को, जो कंज्यूमर को डिलीवरी दी जाएगी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और दूसरा केस जहां कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान तो रखा ही है, वो स्टोर में या आपके डीलर के शोरूम में सामान ऑलरेडी रखा है, गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है,
या आपके जो मशीनरी है या आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑलरेडी दुकान में या स्टोर में है, तो उस केस में जो लोकेशन ऑफ गुड्स है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, जहां आप उसकी डिलीवरी दे रहे हैं रेसिपिएंट को या कंज्यूमर को, वो जगह उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तीसरा केस हो सकता है कि कहीं गुड्स असेंबल होती हैं या इंस्टॉल होती हैं। फैक्ट्री के केस में आपने मशीनरी मंगाई और नॉकडाउन स्टेट में या सेमी नॉकडाउन किट आपकी आ जाती है और वहां आपकी इंस्टॉल होती है, तो जहां ये इंस्टॉलेशन हुआ वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी तरह से अगर कहीं कन्वेंस में, कोई गाड़ी में, कोई बस में, कोई एयरक्राफ्ट में अगर गुड्स सप्लाई की जाती हैं उसके थ्रू, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां उसको इनिशियल पॉइंट है जहां सप्लाई शुरू होती है, जहां से, तो जहां से एयरक्राफ्ट चलता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। यहाँ जहां से रेल स्टार्ट हो रही है, जहां सामान रखा गया, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इंपोर्ट्स के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उसी तरह से एक्सपोर्ट्स के केस में जो लोकेशन आउटसाइड इंडिया जहां गुड्स सप्लाई की जा रही हैं वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अलग अलग जो स्पेसिफिक सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग रूल हैं। लेकिन अगर आप कहें कि कोई एक थंब रूल तो होगा, कोई एक जनरल रूल तो होगा, तो जी हाँ, बिल्कुल एक जनरल रूल है हमारे पास। और वो रूल ये है कि अगर जो रेसिपिएंट है, जो सर्विस का रेसिपिएंट है और ये रजिस्टर्ड हमारा रेसिपिएंट है, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में अभी दो सिचुएशंस होती हैं कि एड्रेस आपके पास है या नहीं जो सप्लाई कर रहा है, और नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर आप जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स में आपके एड्रेस है उसका, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और आखिरी केस हो सकता है जहां अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर है और आपके पास उसका एड्रेस नहीं है रिकॉर्ड्स में, आपके अकाउंट्स में या अदरवाइज आपके पास उसका कोई एड्रेस भी नहीं है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। जहां से सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका होटल हो सकता है, आपका कन्वेंशन सेंटर हो सकता है, जहां वो लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएंगी। या कहीं आपकी अरिजीत सिंह का हो सकता है कंसर्ट हो रहा हो कहीं ग्राउंड्स में या किसी क्लब में, तो वो प्लेस जहां सर्विस रेंडर की जाएगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब आपने सप्लाई भी समझ ली, प्लेस ऑफ सप्लाई भी, टाइम ऑफ सप्लाई भी। अब इंपॉर्टेंट रिटर्न्स कौन सी हैं जो आपको फाइल करनी है? सारी रिटर्न्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। जीएसटी ईयर 1 आपकी रिटर्न ऑफ सेल्स होगी, जो एक रेगुलर सप्लायर को फाइल करनी पड़ेगी ऑन अ मंथली बेसिस बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 2 होगी हमारी रिटर्न ऑफ परचेजेस, जो भी एक रेगुलर डीलर को मंथली बेसिस पे फाइल करनी पड़ेगी 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। और ये जीएसटीआर 2 हमारा बनेगा जीएसटीआर 1, जो हमारे सप्लायर्स हैं जो जिन्होंने अपना फाइल किए थे जीएसटीआर 1, उसके बेसिस पे हमारी जीएसटीआर 2 बनेगी, जो हमारी परचेजेस की रिटर्न होगी। और जीएसटीआर 3 हमारी कंसोलिडेटेड रिटर्न ऑफ सेल्स एंड परचेजेस होगी, जो अगेन एक रेगुलर सप्लायर को फाइल करनी पड़ेगी ऑन अ मंथली बेसिस अगले महीने की 20 तारीख तक। तो इन डेट्स का ध्यान रखना है, इन डेट्स तक की फाइल करनी है। और अगर आपकी मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है तो हर स्टेट में यही डेट है, स्टेट वाइज अलग अलग डेट्स नहीं है जैसे कि अभी है। जीएसटीआर 4 एक कंपाउंडिंग डीलर के लिए क्वार्टरली रिटर्न है। कंपाउंडिंग डीलर के लिए थोड़ा सा आसान बना दिया है उन्होंने कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और ये आपको क्वार्टर के बाद 18 दिन के अंदर फाइल करनी है। ये आपकी रिटर्न ऑफ परचेज एंड सेल्स कंसोलिडेटेड होगी। जीएसटीआर 5 आपकी, अगर कोई आप नॉन रेजिडेंट फॉरेन रेजिडेंट हैं और आपको रिटर्न ऑफ इंपोर्ट्स एंड सेल्स फाइल करनी है, और अगर आपने कोई लिमिटेड पीरियड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन लिया है तो वन टाइम आपको फाइल करनी पड़ेगी विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर थोड़ा सा आपका 1 महीने से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन है तो आपको मंथली बेसिस पे फाइल करनी पड़ेगी अगले महीने की 20 तारीख तक। व्हाट अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? सर्विस टैक्स में भी कॉन्सेप्ट है, तो वहीं से इसको लिया गया है। और आपको इस केस में जीएसटीआर 6 फाइल करनी पड़ेगी।
This is the return of input services received and distribution of the same. मंथली बेसिस पे अगले महीने की 13 तारीख तक आपको फाइल करनी पड़ेगी. व्हाट अबाउट टीडीएस? जी हाँ, आपको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी में, और ये होगी जीएसटीआर 7. कुछ डिडक्टर्स के केस में कुछ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ डिडक्टर्स होंगे, कोई सर्विसेज होंगी जिनके ऊपर टीडीएस लगेगा, तो वहां भी आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो ये मंथली क्वार्टरली रिटर्न्स काफी हैं? जी नहीं. इसके बाद आखिरी में आपको एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी ऑफ सेल्स एंड परचेजेस, जो एक रेगुलर डीलर के केस में होगी जीएसटीआर 9, और कंपाउंडिंग डीलर के केस में आपकी एक ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड रिटर्न होगी जो होगी जीएसटीआर 9A. ये आपको फाइल करनी पड़ेगी एनुअली बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ये बेसिक रिटर्न्स हैं जो आपको फाइल करनी पड़ेंगी. इसके अलावा कुछ और अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो देखेंगे कुछ और रिटर्न्स है, जीएसटीआर 1A, जीएसटीआर 2A एक्सेट्रा, जो आप डिटेल में देखेंगे तो वो सब भी रिटर्न्स हैं, और जहां आपको फाइल करनी पड़ेंगी वो देखनी पड़ेंगी. या इसके अलावा कुछ और जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए रिटर्न है, तो वो सब जहां एप्लीकेबल केसेस हैं उनको वो वाली फाइल करनी पड़ेंगी.